वेलकम बच्चों। आज हम सॉल्व करने वाले हैं गणित का पेपर जो अभी हुआ है 10th क्लास वालों का। राजस्थान बोर्ड का है ये पेपर। राजस्थान बोर्ड और 10th क्लास वालों का मैथ्स का पेपर है। अगर आप लोगों को कोई अगर आप अदर बोर्ड से और आपको अपना मैथ्स का पेपर हो चुका है और अगर सॉल्व करवाना है तो आप पेपर हमें सेंड कर सकते हैं। उसके बाद हम उसका सॉल्यूशन भी डाल देंगे। ठीक है, तो अभी ये स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये रहा सेक्शन ए। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनमें से चार में से कोई एक आंसर करना है, वो एक इसका सही आंसर होगा। तो शुरू करते हैं इसको। अब ठीक है। हाँ, तो अब देखो इसमें क्या दे रखा है। पहला क्वेश्चन है कि 400 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 400 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें। अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टर्स करने के बाद से उसकी जो घात होंगी पावर्स, उनका योग बताना है, उनको ऐड करके बताना है। तो 400 लिख लो यहाँ। 400 के क्या करने हैं, अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ये होंगे इसके अभाज्य गुणनखंड। सिंपल है। ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। देखो 1 2 3 4, तो 2 की पावर है 4 और 5 की पावर होगी 2। तो ये 4 और 2 इन दोनों को जोड़ दो, 6। इसका आंसर होगा 6। ठीक है, सब लोग यही करके आए होंगे, तो ये आपका सही है। अब नेक्स्ट, बहुपद दे रखा है 2x² + x + k। इसका एक शून्यक दे रखा है 3। तो दूसरा शून्य, इसमें k का मान ज्ञात करना है। शून्यक दे रखा है, k का मान ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, पॉलिनोमियल वाले चैप्टर से है। इसका आंसर -21 होगा, निकाल के देख लेना, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, एक दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक x, दहाई का अंक y है, तो वह संख्या होगी। देखो इकाई का अंक तो उसने x बना रखा है और दहाई का अंक क्या बना रखा है, कहाँ है, दहाई का अंक बना रखा है y। तो देखो दहाई पर आएगा जब y, तो ये होगा इकाई, ये होगा दहाई, तो उसके साथ आएगा y। तो ये तो रही दहाई वाली संख्या और इकाई वाली संख्या होगी x। इनका योगफल करेंगे तो ये इसका आंसर होगा, कहाँ है, ये वाला होगा इसका आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। इसमें पूछ रहा है यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ। ठीक है, ये सिमिलर है दोनों ट्राइंगल। तो मैं बता, ए बी 10 सेंटीमीटर, डी ई 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बी सी और ई एफ का हमें रेशो फाइंड करना है। देखो कैसे करेंगे हम, वेट वेट क्या मिटा दिया ये, हाँ। तो इसका रेशियो फाइंड करने के लिए इसको ऊपर कहीं सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करने होंगे, सबसे पहले दो ट्राइंगल बनाने होंगे इसके लिए ना हमें। तो दो ट्राइंगल बनाते हैं, थोड़ी सी जगह निकाल लेते हैं इसके लिए ना, यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, दो ट्राइंगल बनाने हैं हमें। एक तो है ए बी सी, दूसरा है डी ई एफ। उसने क्या दे रखा है, दोनों ट्राइंगल जो है सिमिलर है, समरूप दे रखे हैं। ए बी 10 दे रखा है सेंटीमीटर और डी ई है 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। अब बी सी ये और ई एफ, इनका रेशियो उसने पूछ रखा है, ये पूछ रखा है। तो जब दो ट्राइंगल समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होती हैं उनका रेशियो आपस में बराबर होता है। इसका क्या मतलब, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो देखो ए बी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी डी ई, तो ए बी अपॉन डी ई बराबर हो जाएगा बी सी अपॉन ई एफ, बराबर होगा बी सी अपॉन ई एफ। ए बी की वैल्यू है 10, डी ई कितना है 8, इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। यही फाइंड करना है ना हमें, बी सी रेशियो ई एफ। हाँ, तो इसको 2 से काटेंगे 4 बार, ये कटेगा 5, तो ये आ जाएगा यहाँ से बी सी रेशियो ई एफ इज इक्वल टू 5/4। 5/4 कौन सा है इसमें, तो ये होगा इसका आंसर। आगे समझ में, 5/4 ही सब करके आए होंगे आई होप। अगर 5/4 करा है तो ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर इसी का 5th पार्ट। ठीक है, तो अभी 5th पार्ट को देख लेते हैं। ये रहा, मूल बिंदु 0 से बिंदु P की दूरी हमें बतानी है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। लिख देते हैं √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पूरा अंडर रूट में रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर करना है। तो यहाँ होगा -3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 4 का होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर होगा 16।
दोनों को जोड़ोगे 25, √25 क्या होता है 5 के बराबर, तो इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है इसमें और ये आंसर आपका आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 5। अब देखो क्या पूछ रहा है, कोसेक स्क्वायर 45 माइनस कॉट स्क्वायर 45, इन दोनों की आपको क्या करनी है, वैल्यू बतानी है। क्या होता है कोसेक 45 की वैल्यू होती है √2 इसका होल स्क्वायर, माइनस कॉट 45 की वैल्यू होती है 1 इसका होल स्क्वायर, √2 का होल स्क्वायर होगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 होगा 1, तो इसका आंसर होगा 1। ये वैल्यूज़ तो याद कर ली हैं, और नहीं भी किया तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी शॉर्ट ट्रिक से टेबल बन जाती तो हम उससे इसको कर सकते हैं। अब देखो, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है, उसकी परछाई, ऊर्ध्वाधर खंबा ये है, उसकी परछाई मान लो ये है, तो उसकी खंबाई और ये मान ये और ये दोनों आपस में बराबर दे रखे हैं। तो सूर्य का उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण क्या होता है, क्या होता है एलिवेशन एंगल, ये हमें फाइंड करके देना है। ठीक है, ये क्या है, कर्ण दे रखा है, और ये क्या दे रखा है, लंब दे रखा है। ठीक है, कर्ण और लंब का रिलेशन दे रखा है, तो हम यहाँ क्या लगा सकते हैं, कॉस भी लगा सकते हैं। इसको ऐसे ना करके हम ऐसे भी कर सकते हैं कि दो भुजाएं बराबर हैं, ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, ये 90 डिग्री होगा, इस कोण को मान लो थीटा, तो ये कोण भी कितना होगा थीटा। क्यों होगा, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो थीटा प्लस 90 डिग्री बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ये और ये इन तीनों को जोड़ दो 180 के बराबर, थीटा प्लस थीटा होगा 2 थीटा बराबर 180, ये 90 उधर जाएगा तो यहाँ कितना बचेगा 90, थीटा बराबर होगा 45 डिग्री। 45 आंसर है सबका, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिंदु P वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और क्या पूछा है उसने, तो बिंदु P की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है, तो एक सर्कल बना लो पहले। ठीक है, अब वो कह रहा है P कोई एक पॉइंट है, P को एक पॉइंट यहाँ ले लो P, P पॉइंट है और वृत्त पर इससे एक स्पर्श रेखा खींची, उसकी लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, और वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी जो है 25 सेंटीमीटर है। तो अब हम क्या करेंगे, वृत्त के केंद्र O से बिंदु Q को मिला देंगे। O से Q जो है देखो, वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब होता है 90 डिग्री का, ये हमें पता है, ये थ्योरम है। तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये होगा क्या अपना लंब, ये हो जाएगा कर्ण, आधार का हमें पता करना है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर बराबर होगा OQ के होल स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और हमें पता करना है आधार का स्क्वायर, तो वो होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। 25 का होगा 625 माइनस 24 का होता है आई थिंक 576, और यहाँ से होगा OQ स्क्वायर, यहाँ से हटा देंगे तो इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। क्लियर है, 576 इसमें से हम माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 49 बचेगा आई थिंक, हाँ 49 अंडर रूट 49, √49 वैल्यू होती है इसकी 7, तो इसका आंसर आएगा 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, पढ़ के गए होंगे ना ये सब। तो नेक्स्ट क्या दे रखा है, एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, उस वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, रेडियस दे रखी है R 7 सेंटीमीटर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल मतलब इसका मतलब हो गया उसके 1/4 भाग का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, अब इसका 1/4 मतलब इसमें 4 से भाग करना है, पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर की वैल्यू है 7, इधर निकाल लेते हैं, इधर 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 गुणा 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 से 7 कैंसिल 154, इसका चतुर्थांश मतलब इसमें 4 से भाग करना है, चौथाई भाग का, इसका फोर्थ पार्ट का वो पूछा हमसे एरिया, तो ये हो जाएगा 83.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है, इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। यस, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या पूछा है, यदि एक शंकु की त्रिज्या जो है 14 सेंटीमीटर आपको दे रखी है, तो रेडियस कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और त्रिक ऊंचाई स्लैंट हाइट L दे रखी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या फॉर्मूला होता है, πr/l, पाई की वैल्यू रख दो 22/7, r दे रखा है 14 इंटू 10, ये 2 टाइम कट जाएगा, ये होगा 440, 440 इसका होगा आंसर। क्लियर है, इसके लिए तो फॉर्मूला रखना था बस।
वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। अब देखो प्रोबेबिलिटी में एक चीज है, प्रोबेबिलिटी जो है जीरो जीरो हो सकती है, जीरो से बड़ी हो सकती है, बट हमेशा एक से छोटी होगी। 0.5 एक से तो छोटी है ना, 0.7 एक से छोटी है, 2/3 ये भी 0 पॉइंट कुछ में आंसर आएगा इसका, 3/2 देखो, 2 का भाग 3 में दो, 1.5 एक से ज़्यादा आ रही है ना, ग्रेटर देन 1 आ रही है ये, ठीक है, तो इसका मतलब ये इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं है, इसका आंसर ये होगा। ये किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी एक से ज़्यादा कभी होती नहीं है। ओके, अब देखो क्या पूछ रहा है, यदि दो परिमेय संख्याओं के लिए HCF बराबर LCM दे रखा है, ठीक है, तो दोनों संख्या हमेशा होनी चाहिए। एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में, HCF और LCM का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दो नंबर्स के बराबर होता है, माना वो नंबर ये हैं A और B। अब उसने क्या बोला है, HCF और LCM बराबर है, तो LCM तो रहने दो, HCF की जगह भी LCM रख दो। अब उसने पूछा है कि वो दोनों संख्या कैसे होनी चाहिए। अभी मान लो A गुणा B कर दो, इसको LCM इंटू LCM कितना होगा, LCM का होल स्क्वायर बराबर A गुणा B। अब B कर दोगे तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। अगर दोनों संख्या समान होती है मान लो, तो यहाँ भी A रख दोगे तो ये कितना हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, तो LCM का होल स्क्वायर हो जाएगा A स्क्वायर। तो यहाँ से LCM निकालोगे तो अंडर रूट A स्क्वायर हो जाएगा, तो LCM बराबर आ जाएगा A। तो ये बनती है अपनी इक्वेशन, इसका मतलब वो दोनों संख्या समान होनी चाहिए। इतना क्लियर है अभी, दोनों संख्या समान होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 13। देखो यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 5 व 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। एल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5, एल्फा इंटू बीटा दे रखा है 6। द्विघात बहुपद फॉर्मूला क्या होता है उसके लिए, फॉर्मूला लिखाया था एक, वो फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। फॉर्मूला होता है देखो, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस का मतलब है शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस जो भी अपने शून्यक हैं उनका योग इंटू एक्स, प्लस होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। रख दो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस दे रखा है 5 एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कहाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, डी ऑप्शन होगा इसका। आ गया समझ कैसे कर रहे हैं। आई होप ये भी सबके सही गए होंगे, इतने तो बहुत ही कॉमन है, इनमें कुछ खास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा आगे कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 14 है ये, इसको देख लेते हैं क्या है ये। हाँ अब ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, फॉर विच वैल्यू ऑफ के लीनियर पेयर, ये दे रखे हैं, हैज नो सॉल्यूशन। देखो जब भी कोई भी नो सॉल्यूशन हो या फिर समीकरण का कोई भी हल नहीं हो, तो उसके लिए कंडीशन क्या बनती है, उसके लिए कंडीशन बनती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। पढ़ के गए थे ना इसको, तो बस अब हमें क्या करना है, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, ठीक है, A1/A2, A1 कितना है 1, ये 2, तो 1/2 इज इक्वल टू B1 कितना है Y, तो 1 हो गया, और ये है अपना K, ठीक है, इज नॉट इक्वल -4/-3, तो इससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। ये बच गया यहाँ से K का, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो K बराबर आएगा 2। हाँ बी ऑप्शन इसका सही है। क्लियर है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम करते हैं, तो नेक्स्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं अभी एक बार। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, देखो इसमें क्या दे रखा है उसने, इन गिवन फिगर ए बी 2 सेंटीमीटर, देखो ए बी 2 सेंटीमीटर दे रखा है, डी ई 3 सेंटीमीटर दे रखा है, बी सी 3 सेंटीमीटर, ए सी 4 सेंटीमीटर और डी एफ 6 सेंटीमीटर दे रखा है उसने। क्लियर है, एंगल ए और एंगल डी 50-50 डिग्री दे रखे हैं, ये सारी चीज़ें उसने दे रखी हैं। अब पूछा क्या है, ई एफ
यही तो नहीं दे रखा, यही तो पूछा है। ठीक है, फाइंड करो। दो अलग अलग ट्राइंगल दे रखे हैं और इसमें हमें ई एफ को फाइंड करना है। आप देखो इसमें क्या क्या चीज़ दे रखी है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी कितना है 50 डिग्री, ये दे रखा है इसने। अब देखो ए बी अपॉन डी ई निकालो, ये ए ई अपॉन डी ई ये निकालते हैं। ए ई अपॉन डी ई, ए बी है ये, सॉरी, ए बी अपॉन डी ई, ए बी है 2, डी ई है 3, तो ये होगा 2/3। अब दूसरी निकाल लो, ए सी अपॉन डी एफ निकाल लो, ए सी अपॉन डी एफ निकाल लो, कितना होगा, ए सी है 4, डी एफ है 6, काट दो 2/3। तो ए सी अपॉन डी एफ बराबर है 2/3 और ए बी अपॉन डी ई भी किसके बराबर है, ए बी अपॉन डी ई ये भी किसके बराबर है 2/3 के। तो यहाँ से देखो क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन डी ई बराबर होगा ए सी अपॉन डी एफ बराबर होंगे 2/3 के। ये दोनों साइड्स आपस में बराबर हैं, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ आपस में कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, कौन से रूल से, साइड एंगल साइड से बराबर हो जाएंगे। ये साइड, फिर ये एंगल और फिर ये साइड, तो ये तीनों आपस में बराबर हो गए, साइड एंगल साइड से ये सिमिलर हो गए, सर्वांग समरूप हो गए। अब क्या बच गया, बी सी अपॉन ई एफ। अब हमें पता है ये दोनों ट्राइंगल अगर आपस में सिमिलर हैं तो बी सी अपॉन ई एफ भी बराबर होगा इन दोनों साइड्स के, इन दोनों साइड्स के। तो इनमें से कोई एक साइड ले लो, ए बी अपॉन डी ई ले लो। ठीक है, तो बी सी की वैल्यू कितनी है, 3 दे रखी है। ई एफ हमें पता नहीं है, ई एफ मिटा देते हैं इसको, 1 मिनट साफ जगह पर कहीं लिख लेते हैं इसको ना, बस बच गई। चलो यहाँ लिखते हैं कहीं साफ में। तो ये दे रखा है बी सी अपॉन ई एफ बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन डी ई, क्या हो गया ये, रुक जा, डी ई के बराबर हो जाएगा। और ए बी अपॉन डी ई, अब देखो बी की वैल्यू कितनी है, बी सी की 3 सेंटीमीटर, तो 3 रख दो, अपॉन ई एफ की वैल्यू कितनी है, वेयर इज ई एफ, ई एफ का नहीं पता तो ई एफ रहने दो। ए बी की वैल्यू कितनी है, 2 है तो 2 रख दो। और क्या बच गया, डी ई की वैल्यू कितनी है, डी ई की 3 है तो 3 रख दो। यहाँ से ई एफ का मान निकालना है, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा 2 ई एफ बराबर होगा 9। तो यहाँ से ई एफ बराबर आ जाएगा 9/2 और ई एफ यहाँ से निकालोगे तो होगा 4.5। 4.5 ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कौन सा हो गया अभी, 15 हुआ है, 16 की तरफ चलते हैं अभी। वेयर इज 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या दे रखा है, साइन 2a टू साइन a इज ट्रू व्हेन a इक्वल। ये कब सत्य होगा, जब a किसके बराबर है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, चारों की वैल्यू रख रखी देख लो। तो साइन 2a की वैल्यू रख दो 0 डिग्री इस बार, 2 साइन a की वैल्यू रख दो 0। पहले a दे 0 दे रखा है, 0 का चेक कर लो, फिर 30 का, फिर 45, 90 सबका चेक कर लो एक एक करके। तो साइन 2, हमें पता है साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0। और यहाँ साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये भी 0 बराबर 0। डेट मीन्स इसका आंसर ए होगा। क्लियर है, ए करके आए हैं सब लोग। नेक्स्ट, यदि cos a बराबर 12/13 तो साइन a का मान होगा। अब इसको साइन a का मान बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, cos को क्या लिख सकते हैं, ये होता है लाल बट्टे का के ए। cos a को यहाँ से क्या लिखोगे आप, आधार बट्टे कर्ण लिख सकते हो आप। तो आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, देखो आधार और कर्ण दे रखे हैं। तो अब हमें क्या निकालना है, साइन का मान निकालना है। साइन के लिए लंब और कर्ण चाहिए, लंब निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आधार दे रखा है अपना 12 और कर्ण दे रखा है 13 और हमें लंब निकालना है। तो लंब निकालने के लिए लंब का स्क्वायर बराबर होगा कर्ण का स्क्वायर, कर्ण है 13 का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ये होगा 169 माइनस 144। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये होगा 25। लंब का स्क्वायर है, अंडर रूट कर देंगे तो लंब आ जाएगा 5, कर्ण है अपना 13, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा ये।
सी करके आए हैं सब लोग? वेरी गुड, अगर सी करके आए हैं अच्छी बात है, और सी नहीं करके आए तो तुम कुछ पढ़ के ही नहीं गए हो हैं। नेक्स्ट अभी देखते हैं कहाँ है। एक घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 5 मिनट में अंतरित कोण है, 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी? नहीं पता, ठीक है चलो देखते हैं कैसे होगा। ये घड़ी की सुई है, अभी 12 पर है, जब वो लौट के 12 पर आ जाएगी पूरा एक चक्कर लगाएगी 360 डिग्री का कोण बनाएगी 60 मिनट में। एक का निकालना है तो 60 का डिवाइड कर देंगे, 0 से 0 6 डिग्री का। एक मिनट में निकाल रही 6 डिग्री का, 5 का करना है, 5 का कर दो मल्टीप्लाई, 30 डिग्री आंसर होगा इसका, 30 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो सेकंड क्या है, यदि 18,a,10 समांतर श्रेणी है तो a का मान। अब देखो पहला पद कितना है 18, दूसरा कितना है a, तीसरा कितना है 10। 18 और 10 से क्या पता चल रहा है, माइनस हो रहा है, कितना कम हो रहा है, माइनस करके देख लो। 18 से 4 माइनस करो 14 बचेगा, 14 से फिर 4 माइनस करो कितना बचेगा 10, और कुछ माइनस करके देख लो। 18 में से मान लो 5 माइनस करो तो 13 बचेगा, 13 में से 5 माइनस करोगे तो 8 बचेगा, ये 8 आ ही नहीं रहा, इसका आंसर होगा 14। बहुत सिंपल, बहुत ही कॉमन सेंस लगाना और कुछ करना ही नहीं है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है। हाँ सेकंड पार्ट कह रहा है इसका बिंदु P 7 को -3 और बिंदु Q के मध्य बिंदु के निर्देशांक होंगे। मिड पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, m बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। फॉर्मूला में वैल्यूज सारी पुट करनी है और कुछ नहीं करना। ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, सारी वैल्यूज जब पुट करते जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5 और एक आएगा 3, तो 5,3 होगा इसका आंसर। सिंपल है, ठीक है। अब देखो साइन 60 और कोसेक 60 दोनों की वैल्यू जब रखोगे तो आपस में कट के रह जाएगी 1। ऐसे ही साइन 30 और सेक 30 की वैल्यू रखोगे आपस में कट के रह जाएगी 1। 1 + 1 ऐड करोगे, सॉरी 1 + 1 ऐड करोगे आंसर होगा 2। 2 करके आए हो सब लोग, करके ही आए होंगे। चलो नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देख लो क्या दे रखा है। एक ठोस गोले का अर्ध व्यास है 14 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर है तो इसकी रेडियस त्रिज्या कितनी हो जाएगी 14/2 7 सेंटीमीटर। क्या पूछा है, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। हेमिस्फीयर है तो इसका होगा 3πr²। वैल्यू रख दो 3 × 22/7 × 7 × 7, ये कैंसिल हो जाएंगे। 154 × 2 3, तो ये होगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा इसका आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके क्या दे रखा है, द मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। बहुलक 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 जो सबसे ज्यादा बार आया है, देखो 4 4 4 4 आंसर होगा इसका। जो सबसे ज्यादा बार आया है वो इसका बहुलक है। किसी वर्ग अंतराल के लिए वर्ग चिन्ह 17 है। द क्लास मार्क ऑफ एनी क्लास इंटरवल इज 17। क्लास इंटरवल दे रखा है 17, अपर लिमिट दे रखी है 24, ऊपरी सीमा दे रखी है 24, निचली सीमा लोअर लिमिट फाइंड करनी है। क्या फॉर्मूला होता है क्लास इंटरवल, तो क्लास इज इक्वल टू होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। क्लास कितनी दे रखी है 17, अपर लिमिट कितनी दे रखी है 24, प्लस लोअर लिमिट नहीं पता, x रख दो, इसको 2 कर दो, इसको इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 34 इज इक्वल टू 24 प्लस x, ये इधर जाएगा, इसमें से माइनस हो जाएगा, 34 में से 24 घटाओगे x का मान आएगा 10। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर and the length of the arc is 22 सेंटीमीटर, then find the angle subtended by the arc at the center। ठीक है, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो उस चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। क्या दे रखा है, इसको मिटा देते हैं, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर करते हैं सॉल्व। रेडियस दे रखी है साहब, रेडियस दे रखी है तुम्हारी कितनी 14 सेंटीमीटर, आर्क S इज इक्वल टू है 22 सेंटीमीटर। फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू S/R। क्या क्या दे रखा है, वैल्यू सारी पुट करते जाओ, आंसर हमें मिल जाएगा, हो जाएगा। अब देखते हैं इसका कौन सा दे रखा है, सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट क्या है,
हम्म अब देखो सेकेंड पार्ट क्या है। यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 864 वर्ग सेमी है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब इज 864 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वन ऑफ इट्स फेसेस। तो इसके एक फलक का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पहली बात तो ये घन है। घन घन कब बनेगा? जब 6 वर्ग मिल जाएंगे, 6 स्क्वायर 6 स्क्वायर जब मिल जाएंगे, उनकी 6 स्क्वायर को मिलाकर मतलब इसके क्या बनेंगे? क्यूब बनेगा। क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? स्क्वायर की 6 अलग अलग फेसेस को ऐड करना पड़ेगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा है 864। ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 864/6। तो यहाँ से a बराबर होगा, जो भी इसको भाग देने के बाद मान आएगा उसको अंडर रूट में हम रख देंगे, तो भाग देंगे तो ये होगा 144। तो यहाँ से a का मान आएगा 12 सेंटीमीटर। एक पृष्ठ का पूछा है, एक पृष्ठ हो गया वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना होगा? 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर होगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि निम्न बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक होगा इसका 5। खत्म हो गई बात। नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ कराने की जरूरत नहीं है। माध्यक वाले बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, हाँ। एक पासे को एक बार फेंकने पर 5 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता इन अ सिंगल थ्रो ऑफ अ डाई डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर मोर देन 5। 5 से ज्यादा कितने नंबर होते हैं पासे पर? 6 होता है बस, तो एक ही नंबर है। टोटल कितने होते हैं? 6। उनमें से 5 से ज्यादा कितने नंबर है? एक, तो 1/6। ये होगा इसका आंसर। खत्म। एक लंबवृत्तीय शंकु और बेलन समान त्रिज्या और समान ऊंचाई के हैं। तो एक बेलन दे रखा है, सिलेंडर। देखो, राइट सर्कुलर कोन एंड अ सिलेंडर आर इक्वल रेडियस एंड इक्वल हाइट। तो जो भी कोन और सिलेंडर है उनमें रेडियस जो अपनी दे रखी है, दोनों की रेडियस बराबर है और दोनों की हाइट बराबर है, सिलेंडर और उसमें। ठीक है, अब क्या बताना है? इफ द वॉल्यूम ऑफ कोन इज 66 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, देन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो हम कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लो। शंकु के आयतन का क्षेत्रफल होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के आयतन का क्षेत्रफल होता है 1/3, गायब कर दो, पाई आर स्क्वायर एच। ये दोनों होते हैं। अब देखो, इन दोनों में हमें निकाल लेते हैं रिलेशन। तो हम कहेंगे वी सिलेंडर, ये सिलेंडर का है, और बराबर होगा 3 वॉल्यूम ऑफ कोन। बराबर होगा 1/3 ही तो है, इधर लाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें वी सिलेंडर बेलन का क्या हो गया, ये बेलन का आयतन निकालना है। तो हो जाएगा 3 इंटू कोन का आयतन दे रखा है 63, तीनों इनका मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा? 198। क्लियर है? अब देखो, नेक्स्ट, आंकड़ों का माध्यक मीडियन जो सबसे बीच में आता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इनको लगा लो, आरोही या अवरोही क्रम में इनको जो नंबर्स दे रखे हैं उनको अरेंज कर लो। तो देखो कैसे करोगे? 17, 18, 19, 20, 25, 27, 29। बीचों बीच में कौन सा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको कर लो। इसका पूरा प्रॉपर तरीका होता है, उससे भी करोगे तो आंसर आएगा आपका 20। क्लियर है? नेक्स्ट, 2 खिलाड़ी राम और श्याम शतरंज का मैच खेलते हैं। ठीक है, 2 players Ram and Shyam plays a chess match. It is given that probability of winning the match by Ram is 4/5. Find the probability of winning the match by Shyam. यदि यह ज्ञात है कि राम द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 4/5 है, श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता है राम के मैच जीतने की प्लस प्रायिकता है श्याम के मैच जीतने की। दोनों को जब आप जितनी भी प्रोबेबिलिटी होती है उन सबको जोड़ोगे तो आंसर आता है 1। अब राम के जीतने की प्रायिकता कितनी है? 4/5। तो 4/5 प्लस श्याम के जीतने की हमें पता करनी है, तो उसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ से 1 - 4/5, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1/5। तो ये होगा इसका आंसर 1/5। क्लियर है? 2 घनों जिनमें से प्रत्येक की भुजा 2 सेंटीमीटर है, 2 घन दे रखे हैं क्यूब,
जिनकी भुजा दे रखी है 2 सेंटीमीटर के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस घनाभ बनाया जाता है। दोनों को मिला दिया, एक क्यूबॉइड बना दिया। प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। A solid cuboid is formed by joining the adjacent faces of two cubes. Each of side is 2 cm. Find the volume of resulting cuboid. तो दो जब क्यूब्स को मिला लेंगे आपस में तो एक क्यूबॉइड एक घनाभ बन जाएगा। उस घनाभ का आपको आयतन बताना है ना, हाँ आयतन आपको ज्ञात करना है। कैसे करोगे, देखो जब दोनों को मिलाओगे तो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड, जो क्यूबॉइड बन रहा है उसकी लेंथ जो है वो होगी 2 × 2 = 4 सेंटीमीटर। बाकी b 2 सेंटीमीटर, h 2 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड घनाभ का आयतन होता है LBH। L होगा 4, B होगा 2, H होगा 2, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रथम 10 धनात्मक विषम प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य। फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 10 पॉजिटिव ऑड नेचुरल नंबर्स। प्रथम 10 विषम संख्याएं 1 से शुरू होंगी, 10 कहाँ तक जाएंगी, देखो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 15 17 19, ये हो गई 10। क्या फाइंड करना है, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है समांतर माध्य का फॉर्मूला होगा आपका सम, जितनी भी संख्या है उनका सम बट्टे नंबर ऑफ टर्म्स, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। योग इन सबको ऐड करोगे तो आएगा 100, नंबर है 10, कितना आएगा आंसर 10। कर लोगे। नेक्स्ट अब देखो क्या दे रखा है, एक थैली में 6 लाल 7 सफेद गेंदें हैं। अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 7 वाइट बॉल्स। ठीक है, इस थैली में से एक गेंद निकाल ली जाती है। अब वो पूछ रहा है जो बॉल निकाली है ना उस बॉल के सफेद होने की प्रायिकता क्या है। फ्रॉम दिस बैग 1 बॉल इज ड्रॉन रैंडमली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल रिलीज्ड इज वाइट। जो बॉल निकाली है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो वाइट होगी। 6 लाल 7 सफेद, टोटल कितनी होंगी 13 अपॉन कौन सी वाली निकाली, सफेद वाली, सफेद है 7 बट्टे 13, खत्म हो गया। अब देखो यदि एक ठोस अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है 50 पाई वर्ग सेमी, ओके, उस अर्धगोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमीस्फीयर इज 50 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ द हेमीस्फीयर। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है वो बताओ। पहले सबसे पहले हमें बताना है अर्धगोले के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ सॉलिड हेमीस्फीयर, इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं सबसे पहले आपको वो बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला यूज होता है 2πr²। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई रख दो। आर क्या पूछा है उसने, अच्छा ये पूछा है, ठीक है 50 पाई दे रखा है उसने, पाई से पाई कैंसिल कर दो, 2 से ये 25 बार कैंसिल हो जाएगा, आर से यहाँ करोगे √25, आंसर आएगा 5, कहाँ है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो यदि 5 7 9 ये सब दे रखा है, समांतर माध्य 6 हो तो x का मान, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ इतना 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 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अब देखो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला अभी बताया था। मीन समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है, जो भी नंबर्स दे रखे हैं उन सबको आपस में प्लस कर लो। 5 + 7 + 9 + 4 + 3 + x + 2 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5 6। मीन दे कितना रखा है उसने 6, तो ये दे रखा है 6 का 6 से मल्टीप्लाई 36 बराबर इन सबको आपस में ऐड करोगे तो इन सबको ऐड करोगे तो ये होगा 30 + x, इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो x बराबर आएगा 6। हो गया बी सेक्शन तक, सॉरी ए सेक्शन हो गया अपना कंप्लीट। अब हम करेंगे ए सेक्शन। ठीक है, बी सेक्शन देखो अब क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है 3 12 15 21 नंबर्स दे रखे हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करने कर लेना। 30 और 420 आएगा, सबको आता है ये तो 6th क्लास 5th क्लास से पता नहीं कहाँ से सीखते आ रहे हैं इसको, तो छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 5, द्विघात बहुपद ये दे रखा है शून्यक अल्फा और बीटा हो, अल्फा + बीटा और अल्फा
इनटू बीटा ज्ञात कीजिए। इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये, एंड देन फाइंड द अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा क्रॉस बीटा के लिए सी अपॉन ए। ठीक है, माइनस माइनस लगाओ, बी कितना है -5, तो -5 अपॉन ए कितना है 3, तो माइनस प्लस 5/3 होगा इसका अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, सी है ये 9/3, 9/3 कितना हो जाएगा 3, ये होगा इसका आंसर, खत्म हो गया। विलोपन विधि का प्रयोग करके निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म के संग हल ज्ञात करने हैं। ठीक है, यूज एलिमिनेशन मेथड, फाइंड ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग, ये होंगे इसके आंसर। इससे ज्यादा सॉल्यूशन नहीं कराया जाएगा, ये आप लोगों को आता है। नेक्स्ट, समांतर श्रेणी दे रखी है, मैं कुल पदों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक है, ए दे रखा है 7, डी कितना हो जाएगा 6 का होगा डी, और ए एन बराबर दे रखा है 205, एन फाइंड करना है। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन है 205, ए है 7, एन पता नहीं, एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 6, इसको इधर लाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे, फिर इसका इसमें डिवाइड करेंगे, यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 34। ये फॉर्मूला लगेगा और कुछ नहीं है, आंसर होगा अपना 34। नेक्स्ट, दी गई आकृति में ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, एक्स का मान ज्ञात करना है, सिंपल है। इन द गिवन फिगर डी इज पैरेलल टू बी सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो ए डी और बी डी, तो हम लिखेंगे ए डी अपॉन बी डी या डी वी, जो भी बोलना है वो हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो ए डी अपॉन बी डी बराबर होगा ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। ए डी की वैल्यू कितनी है x प्लस 2 अपॉन बी डी की वैल्यू कितनी है 6 इज इक्वल टू ए ई की वैल्यू है 4, ई सी की वैल्यू है 8, इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर होगा 4 इंटू 6 अपॉन 8, 4 से ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, तो यहाँ बचेगा 3, तो x बराबर हो जाएगा 1, ये इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, x बराबर 1 इसका आंसर आएगा। क्लियर है। अब देखो बिंदुओं 5,3 -3,2 -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। अब देखो ये कैसे हुआ, क्या कह रहा है, इन विच रेशियो x एक्सिस डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट विच जॉइन पॉइंट्स 5,3 एंड -3, -2। बी मान लो, इसको ए मान लो, ए के दे रखे हैं 5,3, बी का दे रखा है -3, -2, एक्स एक्सिस मान लो ये है, इसको कौन सी रेशियो में काट रहा है, मान लिया m रेशियो n में इसको डिवाइड करता है। यहाँ कोई p पॉइंट होगा, p पॉइंट x एक्सिस पर है तो x एक्सिस तो होगा, y एक्सिस पर नहीं है तो y एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक होंगे 0। क्लियर है। फॉर्मूला क्या होता है, m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, m1 m2 होकर भी पढ़ा होगा आपने, ऐसा भी हो सकता है my1 प्लस n y2 सॉरी या y2 y1 अपॉन m प्लस n। कुछ नहीं करना है, m और n की वैल्यू रखती जानी है, n की वैल्यू यहाँ पर कितनी है वो रखनी है, नहीं पता है तो m और n रहने देना है। जब इसकी वैल्यू सारी रखोगे तो आंसर आएगा अपना 3:2। ठीक है, इस फॉर्मूला में सारी वैल्यू पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना है। फॉर्मूला लिख के आयो, वैल्यूज नहीं करके आयो कोई बात नहीं, नंबर मिल जाएगा फॉर्मूला लिखने का भी, और अगर पूरा ही सही करके आयो तो सारे ही नंबर मिलेंगे। नेक्स्ट क्या दे रखा है, 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 60 का मान याद करिए। ठीक है, कॉट स्क्वायर 4 की जगह 4 रहने दो, कॉट की वैल्यू होती है 1, इसका कर दो स्क्वायर, माइनस की जगह माइनस, सेक 60 की वैल्यू होगी 2, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर, प्लस साइन 60 की होती है √3/2, इसका भी शायद स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, 4 - 4 प्लस 3/4, ये दोनों कैंसिल, आंसर आएगा 3/4। हो गया। हाँ, नेक्स्ट कहाँ है, 12 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सिरे पर खड़ी हुई है। अ 12 मीटर लॉन्ग लैडर टचेज द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल। ये वॉल है, ये आपकी सीढ़ी है, ये ऐसे खड़ी हुई है। ठीक है, तो इसकी हाइट है 12 मीटर। ये हमें h ये फाइंड करना है, ए बी सी, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, कर्ण दे रखा है, क्या पूछा आपसे
हाँ क्या पूछा है, दीवार की ऊंचाई, हाइट ऑफ वॉल, ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा रिलेशन लगाओगे, देखो इसके लिए हम रिलेशन ये भी लगा सकते हैं, कॉस लगा सकते हैं। ठीक है, और क्या लगा सकते हैं हम इसके लिए, ये होगा अपना 90 डिग्री, तो ये होगा अपना आधार, ये होगा लंब, और ये होगा अपना बेस, क्योंकि एक्यूट एंगल यहाँ पर 60 डिग्री है। तो आधार दे रखा है, कर्ण दे रखा है, आधार और कर्ण का रिलेशन होता है cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण, लाल बट्टे कक्का। तो आधार बट्टे कर्ण ये होगा cos का, तो हमें आधार के बारे में पूछा है, कर्ण हमें दे रखा है। तो cos 60 बराबर, अब हम लिखेंगे cos 60 बराबर, आधार कितना है अपना, हाइट हमें पता नहीं है, और k है अपना 12। cos 60 की वैल्यू हमें पता होगी, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल टू h/12। इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से h आएगा 12/2, h की वैल्यू आएगी 6 मीटर। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ईजी है, बुक में से सीधा उठा के दे रखा है। देखो क्या दे रखा है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया, सिद्ध कीजिए कि AB प्लस CD बराबर है AD प्लस BC, इसके बराबर है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, कैसे प्रूव करोगे, देखो अरे रुक जा, AP और AS, PB और ये और ये और ये, इनमें क्या रिलेशन है पता है हमें। यहाँ से हम लिख सकते हैं AP बराबर AS होगा, BP बराबर BQ होगा, CQ और CR बराबर होंगे, तो CQ बराबर CR होगा, या फिर CR बराबर CQ लिख लो। CR बराबर CQ होगा, ऐसे ही DR बराबर DS होगा। चारों को चार इक्वेशन बना दो, फर्स्ट और सेकंड को आपस में ऐड कर दो, थर्ड और फोर्थ को आपस में ऐड कर दो, LHS में LHS जोड़ते हैं, RHS में RHS जोड़ते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड को करोगे तो AP प्लस BP इज इक्वल टू AS प्लस BQ। अब देखो AP और BQ डायग्राम में देखो, अब AP और BP क्या बनेगा मिलके, AB बन जाएगा, तो इसकी जगह लिखेंगे AB बराबर होगा AS प्लस BQ। अब AS और BQ कहाँ है, AS ये रहा, BQ ये रहा, ये कुछ बना नहीं रहे, इसलिए AS और BQ को एज इट इज हमने लिख दिया है। समीकरण नंबर 5। अब इन दोनों को जोड़ो, CR प्लस DR किसके बराबर होगा, CQ प्लस DS के। CR DR कहाँ है, CR DR CD बन जाएगा, CQ प्लस DS के होगा। समीकरण नंबर 6। 5 और 6 को फिर से जोड़ दो, 5 प्लस 6, बस जोड़ना है, कुछ नहीं करना। देखो 5 और 6 को जोड़ो, AB और CD को जोड़ दो, AB प्लस CD किसके बराबर होगा, देखो AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। अब देखो BQ और CQ को जोड़ो, तो ये हो जाएगा BC, और AS और DS को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा AD। तो यहाँ से जो हमें प्रूव करना था वो आ जाएगा, क्या आएगा, ऊपर लिख देते हैं, यहाँ से आएगा AB प्लस CD इज इक्वल टू AS और DS आपस में जोड़ के क्या हो रहा है, AS DS जोड़ के हो रहा है AD प्लस BQ और CQ जोड़ के हो रहा है BC। यही हमें प्रूव करना था, हो गया। कुछ नहीं करना, इक्वेशन बनानी, सबको आपस में जोड़ते आना है, तब तक जोड़ना है जब तक कि अपना आंसर नहीं आ रहा। क्लियर है, हो गया प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। वृत्त के चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण 50 डिग्री है। यदि चाप की लंबाई 5 पाई सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या, द एंगल सबटेंडेड बाय एट द सेंटर बाय द आर्क ऑफ अ सर्कल इज 50 डिग्री इफ द लेंथ ऑफ आर्क इज 5 पाई सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। उस सर्कल की हमें रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब देखो कैसे करेंगे। आर्क दे रखा है अपना, आर्क कितना दे रखा है, 5 पाई दे रखा है हमें, तो आर्क दे रखा है हमें 5 पाई। ठीक है, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, त्रिज्यी खंड वाला जो चैप्टर है उससे हो, चाप की लंबाई लेंथ ऑफ आर्क एस, फॉर्मूला होता है थीटा इंटू 2 पाई आर अपॉन
360 डिग्री। अब देखो चाप की लंबाई कितना दे रखा है 5 पाई, तो चाप की लंबाई की जगह हमने लिख दिया 5 पाई। थीटा कितना दे रखा है इसमें 50 डिग्री, 50 लिख दिया इंटू 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। 0 से 0 कैंसिल होगा, सॉरी आर नहीं, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये 5 आ जाएगा। अब बाकी सबको उधर भेज दो, तो 5 गुणा 36/36 का इधर गुणा हो जाएगा, इस 5 का डिवाइड होगा इंटू 2 बराबर होगा आर। 5 से 5 कैंसिल, ये होगा 18 बार, तो आंसर आएगा इसका 18 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 13 क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सेक्शन सी शुरू हो चुका है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 14, समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिसका nवां पद ये दे रखा है। ठीक है, तो देखो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज nth टर्म इज, ये दे रखा है an बराबर 3 + 2n। तो सबसे पहले an बराबर 3 + 2n दे रखा है। n की जगह अगर मैं इसमें 1 रखूंगा तो पहला पद पता चलेगा, a1 = 3 + 2 × 1, तो यहां से a1 हो जाएगा 5। फर्स्ट टर्म प्रथम पद आ गया 5। कौन सा पद पूछा है 15वां, a15, तो a15 के लिए हो जाएगा ये 15 लिख दो n की जगह पर, तो यहां से a15 आएगा 3 15 30 और ये आएगा 33। a15 आ गया 33। अब हमें SN बताना है ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। तो SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN बराबर होता है n/2 a + an। SN बराबर n कितना है 15 का पूछा है, तो 15/2, a अपना कितना निकला था 5, तो 5 लिख दो, प्लस an कितना है 38, तो 38 लिख दो। 38 और इनको सॉरी 33 है ये, वेट 33, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38। आगे लिख देते हैं 15/2 × 38, इनको इसको काटेंगे तो ये कटेगा 19 टाइम, तो 15 × 19 करेंगे तो आएगा 285। तो अपना आंसर होगा 285। क्लियर है। अब इसी में और अब इसमें और करके एक और क्वेश्चन दे रखा है। अगर आप लोगों ने फर्स्ट वाला नहीं किया, सेकंड किया, तो देखो उसका आंसर कितना है 69। कैसे आया है वो भी देख लेते हैं। यदि एक समांतर श्रेणी में 60 पद हैं, तो यहां पर n दे रखा है उसने 60, जो भी दे रखा है उसको लिख लो। ठीक है, और यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद क्रमशः, तो फर्स्ट टर्म जो है a = 7 और an = दे रखा है 125। तो 32वां पद हमें फाइंड करना है, 32वां पद निकालना है। तो देखो क्या करेंगे, यहां से an वाला फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर होता है a + n - 1 × d। 125वां दे रखा है, an की वैल्यू 125 दे रखी है, a की वैल्यू है 7, तो 7 रखो, प्लस n का हमें क्या निकालना है, n हमें निकालना है 60 और निकालना है, तो यहाँ हम लिखेंगे 60 - 1 × d का मान हमें पता नहीं है, n हमें 60 d निकालना है हमें यहाँ से। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो d का मान आएगा यहाँ से 2। ठीक है, d 2 आ गया। अब हमें निकालना क्या है 32वां पद, तो 32वें पद के लिए a32 = a + n की जगह 32 - 1 × d। a की वैल्यू है कितनी है 7 प्लस, अरे क्या हो गया 7 + 32 - 1, ये होगा 31 × 2। जब इसको सॉल्व करोगे आंसर आपको मिलेगा 69। ठीक है, नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 14 हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है। ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 15, इसमें कह रहा है बिंदुओं 4,0, 0,-8 को मिलाने वाले रेखाखंड को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स ये और ये इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में कब करेगा, देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, ये हो रहा है। तो इसके लिए पहले के लिए बन जाएगा 1 1 2 1:3 और 2:2 3:1, ऐसे करके इनके रेशियो बनेंगे और इनमें जो अपना फॉर्मूला यूज होता है मिड पॉइंट वाला वो यूज कर देंगे।
फॉर्मूला यूज़ करने के बाद अपने आंसर 3 अलग अलग पॉइंट से आएंगे, P1, P2, P3। ठीक है, इसका और वाला क्वेश्चन है, बिंदुओं ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र ये दे रखा है सेंटर, बी के निर्देशांक ये दे रखे हैं। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सेंटर इज इतना एंड कोऑर्डिनेट ऑफ बी इतने दे रखे हैं। तो ए बी जैसे ये डायमीटर है, ये ओ पॉइंट है, ये बी मान लो, ये ए मान लो, बी के उसने दे रखे हैं, ए के हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसमें लिख लेते हैं ओ के कितने हैं, लिख दो सेंटर के 2, -3 दे रखे हैं। और बी के दे रखे हैं उसने 1, 4। इसके नहीं पता है तो इसको ए के मान लो x, y। ठीक है, इसके बाद मिड पॉइंट के निर्देशांक जो है कैसे निकालते हैं, मध्य बिंदु निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला होता है m = x1 + x2/2, y1 + y2/2। इस फॉर्मूला को लगाएंगे तो इसका आंसर आएगा 3, -10। ठीक है, इसके बाद है अपना क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं अब हम। 16 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, प्रूव करना है इसमें। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो हमें दो वृत्त बनाने सकेंद्रीय वृत्त वो होते हैं जिनका सेंटर जो है वो क्या है, एक ही होगा। ठीक है, तो इन दोनों का सेंटर एक ही है, ऐसे करके दो वृत्त बनाने हैं। और बड़े वृत्त की जो जीवा है ए और बी मान लो, ये छोटे वाले वृत्त को स्पर्श करती हुई जाती है ओ बिंदु पर, ये उसने कहा है। ये कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा इसका। ठीक है, इसको और इसको मिला दो तो हमें ये प्रूव करना है इसमें AO = OB। दो ट्रायंगल है, कॉन्ग्रुएंस वगैरह इनको प्रूव कर देंगे, सिमिलर वगैरह प्रूव हो जाएंगे इनमें कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लगाकर। ये एंगल 90 डिग्री का बनता है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब 90 डिग्री का होता है। तो ये दोनों त्रिभुजों को करके और इनको हम ऐसे प्रूफ कर देंगे, हो जाएगा, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, अब इसका देखो सेकंड पार्ट, सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। प्रूव दैट लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। इसके लिए देखो क्या करना है, प्रूव करना है ये तो। ठीक है, अब देखो कोई भी एक सर्कल है इक्वल, इसके लिए क्या करना है, एक सर्कल बनाना है, एक पॉइंट लेना है ए, इस ए पॉइंट से इस पर दो टेंजेंट, दो स्पर्श रेखाएं हमें ऐसे खींचनी है। तो हमें प्रूव करना है, ये पी मान लो, ये क्यू मान लो, तो ए पी और ए क्यू आपस में बराबर है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो ये सेंटर मान लो इसका, ये 90 डिग्री एंगल बनते हैं यहाँ पर। तो अभी हमें प्रूव करना है, इसको ओ पॉइंट मान लो, ये इसका सेंटर हो गया। तो हमें प्रूव क्या करना है कि ए पी बराबर होगा ए क्यू, बस इतना सा प्रूव करना है हमें। ठीक है, प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, दो अलग अलग ट्रायंगल बने हैं। देखो ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ पी, ये ऊपर वाला, और ट्रायंगल ए ओ क्यू, ये नीचे वाला ए ओ क्यू। इन दोनों को सर्वांग सम प्रूव कर देंगे तो CPCT से AP = AQ हो जाएगा, ये होगा CPCT से। अब ये दोनों सर्वांग सम कॉन्ग्रुएंस कैसे होंगे, देखो AO दोनों में कॉमन है। ठीक है, 90 डिग्री के दोनों में एंगल बन रहे हैं, तो राइट एंगल बन गया। ठीक है, H होता है हाइपोटेनियस, और एक साइड बराबर करनी है। OP और OP दोनों बराबर हुई क्योंकि ये रेडियस है, तो एक एंगल बन गया 90 डिग्री का। OP = OP कर दिया हमने, OP = OQ कर दिया, और AO = AO इसमें कॉमन दे रखा है। तो RHS से ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, और सर्वांग सम है तो AP = AQ, ये एक दूसरे के बराबर होंगे CPCT से। ठीक है, हो गया प्रूफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या दे रखा है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य, फाइंड द मीन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो इसका हमें माध्य बताना है। माध्य के लिए क्या फॉर्मूला होता है, देखो सिग्मा FI/xi/FI, ये फॉर्मूला होता है। इसके लिए पहले हमें सिग्मा FI की वैल्यू निकाल लेंगे, XI की वैल्यू निकाल लेंगे,
दोनों की वैल्यू निकालने के बाद इनका मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा 390 अपॉन ये आएगा 50, इन दोनों को करेंगे तो 7.8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या दे रखा है, यदि निम्न बंटन का माध्य जो है 7 हो, क्या दे रखा है, मीन ऑफ अ फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। तो इसकी पी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करना है, सेम टू सेम वही फॉर्मूला यूज करना है, आंसर आएगा 5 इसका। क्लियर है, पी कहाँ है इसमें, पी दे रखा है, एफ आई एक्स आई निकालेंगे, यही फॉर्मूला रख देंगे, इस फॉर्मूले की वैल्यू पहले से इसने कितने 7 दे रखी है, आंसर आ जाएगा 5। हो गया। सेक्शन डी की तरफ बढ़ते हैं। आप देखो, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है 180, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो पहले तो इसने दे रखा है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर है 180, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180। मान लो पहली संख्या एक्स है दूसरी वाई है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 180, इक्वेशन फर्स्ट बना दो। अब ये क्या कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग जो है बड़ी संख्या का 8 गुना है, ये मान लो, दो इक्वेशन बना दो। अब देखो इसको थोड़ा सा नीचे सॉल्व कर लेते हैं। पहली इक्वेशन बन रही है, क्वेश्चन अपना 18, पहली इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन रहा है 180, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी हमने बना दी है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 एक्स बनी थी, हाँ 8 गुना है, वाई स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स 180 को इधर लाओगे तो माइनस 180 बराबर हो जाएगा 0। द्विघात समीकरण बन गया, हल कर लो, दो अलग अलग फैक्टर निकलेंगे, तो यहाँ से एक तो आएगा x माइनस 18, दूसरा आएगा x प्लस 10 आएगा, आई थिंक, हाँ 10 आएगा, 18 और 180 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर आएगा 18 कोमा माइनस 10, पहले लेंगे x इज इक्वल टू 18 लेंगे, अब इक्वेशन 2 में इसकी वैल्यू रख दो, तो क्या होगा देखो, 2 इक्वेशन कहाँ है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू एक्स की वैल्यू 18 इंटू 8 करेंगे तो अपना कितना आंसर आएगा 18 इंटू 20, तो करीब करीब आंसर आना चाहिए अपना 18 इंटू एक्स, तो ये होगा 144, आई थिंक, हाँ 144 होगा। तो जब हमने 18 लिया है तब आंसर आया अपना 144। अब लेते हैं x इजकल टू माइनस 10, तो फिर से वाई स्क्वायर बराबर 8 इंटू माइनस 10, यहाँ से हो जाएगा, वेट ये होगा 144, इसका अंडर रूट करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 12, तो ये आंसर होगा 18,12। ठीक है, अब देखो 12 है, अंडर रूट 44, तो प्लस माइनस 12 हो सकता है वो, तो प्लस 12 या माइनस 12 कुछ भी हो सकता है। अब ये देखो इसको लेते हैं तो ये होगा 8 का गुणा करना है माइनस 10 से, तो ये होगा माइनस 80। अब माइनस 80 का अंडर रूट कैसे करोगे, माइनस वाले नंबर्स का कभी वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, इसलिए माइनस 10 को नहीं लेंगे, तो इसका आंसर होगा 18 माइनस 12 या प्लस 12, इन दोनों में से कोई एक आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या पूछ रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है, इतना है। फाइंड टू कंसेक्यूटिव क्या है, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 365। तो दो धनात्मक पूर्णांक हमें बताने हैं, तो देखो क्रमागत है तो एक के बाद एक ऐसे हमें पूर्णांक दो बताने हैं, इनके वर्गों का योग जो दे रखा है उसने, वो दे रखा है 365। तो एक मान लो एक्स स्क्वायर है तो दूसरा होगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक मान लो एक्स है तो दूसरा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, किसके बराबर है 365, दोनों के स्क्वायर्स को ऐड करना है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, अब इसको खोलना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0, तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0, दो में पूरे से भाग चला जाएगा तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण बनता है, द्विघात समीकरण बनेगा तो अब इसके दो फैक्टर्स आएंगे, तो एक होगा एक्स प्लस 14 और एक होगा एक्स माइनस 13। यहाँ से एक्स इजकल टू 14 कोमा माइनस 13 पर अब हमें क्या करना है, धनात्मक पूर्णांक है तो माइनस तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर आएगा 14,13, माइनस कभी आ ही नहीं सकता है, तो 13,14 इसका आंसर होगा। ठीक है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है, सिद्ध कीजिए प्रूव डेट 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, इसको नीचे लिख लेते हैं।
क्या दे रखा है? 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, ऐसा ही कुछ था। हाँ, 1/1 प्लस साइन थीटा 1/1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले लो दोनों का, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, तो ये होगा 1 माइनस साइन थीटा ऊपर प्लस 1 प्लस साइन थीटा। एलएचएस को सॉल्व करेंगे सिर्फ हम, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर बचेगा 1+1 आज ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये होगा ए स्क्वायर, एक का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। तो ये होगा 2/1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर एक ही होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह कहते हैं 2/cos स्क्वायर थीटा। 2 को ऐसे रहने तो कॉस को ऊपर लाएंगे तो ये क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। ये हो गया अपना RHS, यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा पार्ट क्या दे रखा है, उसको उसमें भी कुछ प्रूव करना पूछा हुआ, उसको भी देख लेते हैं एक बार। क्या दे रखा है? 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। ओके ओके ओके, किसके बराबर है? सेक थीटा के। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा बराबर प्रूफ करना है हमें किसके? सेक के करना है। अभी देखते हैं किसके आएगा। देखो, तो कॉस थीटा दोनों में से कॉस थीटा कॉमन ले लो, तो कॉस थीटा कॉमन लोगे अगर यहाँ से, तो यहाँ बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कॉमन आ गया तो प्लस यहाँ से एक कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा साइन थीटा। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू 1 प्लस टेन को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखो ये तो रह जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा कॉस थीटा, इस कॉस थीटा का कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वापस से वही कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। कॉस थीटा को लिख सकते हैं सेक थीटा, और आई थिंक यही हमें प्रूव करना होगा। हाँ, सेक थीटा में प्रूव करना था, तो ये है इसका प्रूफ हो गया। लास्ट क्वेश्चन रह गया। अब देखो क्या पूछा इसमें, निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, फाइंड द मीडियन ऑफ फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, मीडियन फाइंड करना है। मीडियन फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला लगाना है, बस आंसर आ जाएगा अपना। देखो फॉर्मूला होता है मीडियन का माध्यक का फॉर्मूला होता है अपना L प्लस N/2, ये ब्रैकेट में है सारा, माइनस CF अपॉन F इंटू H। इस फॉर्मूला में जो जो वैल्यूज़ हैं वो सारी हम निकाल लेंगे, N CF F H L सारे कुछ निकाल लेंगे, उसके बाद से हम आंसर आएगा। सॉल्व करने के बाद इसका आंसर कुछ 32 दे रखा है, तो 32 इसका आंसर होगा। और वाला क्वेश्चन क्या है, निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक सबसे ज़्यादा बार कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर 17, ये होगा इसका बहुलक। ठीक है, पेपर हो गया सॉल्व। आई होप सबके अच्छे नंबर आएंगे।